जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के लिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जीके जीएस के आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलते हैं दोस्त अपने क्लास में। उससे पहले देखो हमारे लिए दो लाइन है कि विरासत में मेहनत मिली है, विरासत में मेहनत मिली है, कहानी हम खुद लिखेंगे। कहानी जो है वो हम अपनी खुद लिखेंगे और अपनी कहानी के लिखने के लिए पहले चैप्टर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये देखो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त और करंट का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इसका सही जवाब तो आपका हो जाएगा 900 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है कि भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ संबंधित हैं। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियाँ जो हैं वो किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बिहारी हिंदी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी। हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं बताओ। अगर पता है तो तुरंत लगा दोगे 14 सितंबर। अब यहाँ पे 49 या 50 क्या है आपका सही जवाब, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट जवाब, 14 सितंबर 1949 को। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूँ कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क स्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा झारखंड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे कर्नाटक दे रखा है, कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर है ना, तो बांदीपुर याद रखना, ये कर्नाटक में है। और देखो यहाँ पे उड़ीसा दे रखा है, उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो सिमलीपाल जो है वो आपका उड़ीसा में है, ये भी आप याद रखना। और आपका देखो झारखंड, यहाँ पे झारखंड में एक और है, उसका नाम है बेतला। क्या है, बेतला। तो बेतला जो है वो राष्ट्रीय पार्क, वो भी याद रखना आपका उड़ीसा में है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। ये देखो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे इसका सही जवाब, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होना चाहिए दोस्त तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। तो ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आप नोट करते हुए चलें। और देखो आप चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। पहले तो याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है। और ये कहाँ पर है, देखो ये ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये कहाँ पर पड़ता है, इक्वाडोर में पड़ता है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो वेनेजुला जो है ना, यहाँ पे याद रखना सबसे ऊंचा जो झरना है, सबसे ऊंचा जो झरना है वो वेनेजुला में है। तो ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कहाँ आता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए फंडी की खाड़ी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये फंडी की खाड़ी है कहाँ पर, पता है आपको, नहीं पता है तो याद रखना ये कनाडा में पड़ती है, ठीक है। कहाँ, कनाडा में। तो यहाँ से ये भी आप याद रखेंगे। और इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आगे हो सकता है कि पूछ लिए जाएं, तो इसलिए सभी को देखते हुए चलना है। देखो यहाँ पे दिया गया है इनमें से कौन भारत का मुख्य बैंकर है। तो भारत का मुख्य बैंकर कौन सा है, सभी को पता है आरबीआई, ठीक है। आरबीआई यहाँ पे आपका बिल्कुल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला। अमरोहा स्थित है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे अमरोहा स्थित है ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है। अगर पूछ दिया जाए ढोलक के बारे में तो बता देना कहाँ की, अमरोहा की। तो इतना तो आप याद रखेंगे ना। अब अमरोहा कहाँ पड़ता है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसके लिए आप बहुत सिंपल है, उत्तर प्रदेश आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। देखा हुआ इस टाइम में यहाँ पे लिखा रहता है,
यहाँ पे भाषाएं लिखी होती हैं ना अलग अलग, तो वो भाषाएं पूछ रहे हैं कि कितनी भाषाएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, ये छोटे छोटे के बेसिक क्वेश्चन है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो याद रखना 15 भाषाएं लिखी होती हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि जितने भी उस पे नोटों पे पीछे आकृतियाँ बनी हुई हैं ना, वो भी देख लेना कि मंगलयान देखो किस पे बना था, 2000 के नोट पे बना था, है ना। अब 2000 का नोट बंद हो गया, हो सकता है इसीलिए पूछ लिया जाए कि 2000 के नोट पे पीछे क्या बना हुआ था, तो आप बता देंगे मंगलयान। तो सभी को एक बार देख लेना। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की। तो यहाँ पे देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 ऑप्शन ए। और देखो इसमें कौन कौन से, एक तो 500 के नोट बंद हुए थे, ठीक है, और दूसरे आपके 1000 के बंद हुए थे। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और ये कदम उठाया गया था, काला धन जो लोगों ने छुपा रखा था वो काफ़ी हद तक बाहर आया है, ये सत्य है। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बिल्कुल सही जवाब। तो याद रखना 20 लाख रुपए तक बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो जितनी भी योजनाएं हैं वो भी एक बार दोस्त देख लेना, यूट्यूब पे जाना, वहाँ पे सर्च करना, काफ़ी वीडियो आपको मिलेंगे और वहाँ पे आप सभी योजनाओं को एक बार देख जरूर लेना और लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए। और देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 23 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कितनी है, 23 है। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई थी वो भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है वो की गई थी 1875 में। कब की गई थी, 1875 में की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आपका सोवियत संघ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको कहीं रूस लिखा हुआ मिल जाए, तो आप सोचना मत, लगा देना, सही हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब जो है वो होना चाहिए उर्दू। उर्दू ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये इसे मतलब कब दर्जा मिला था, तो याद रखना दूसरी जो राजभाषा का दर्जा है ना वो 1989 में मिला था। कब मिला था, 1989 में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। मतलब जो खून के जो ग्रुप होते हैं, तो कौन सा ऐसा ग्रुप है जो किसी भी मतलब कि जो और होते हैं ए और वी आपका, और ए वी और आपका ओ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। तो सर्वदाता है ओ। कौन है, ओ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और सर्वग्राही जो है वो किसी से भी, मतलब कोई भी ग्रुप का हो, तो वो है ए बी। ए बी आप याद रखना, ए बी जो है वो सर्वग्राही है, वो किसी से भी रक्त ले सकता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। तो जो वो होते हैं ना, क्या फ्रिज होते हैं ना, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, यही पूछ रहा है ना यहाँ पे। तो याद रखना अमोनिया है, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। और देखो नाइट्रोजन जो है ये वायुमंडल में 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं शायद आपको रिवीजन कराने के लिए बार बार इन चीज़ों को रिपीट कर। देखो यहाँ पे मैं बस इतना कहूँगा कि एक बार सभी दोस्त लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए पुराने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जल्दी से यार कर लीजिएगा। और चलते हैं अब अपनी क्लास में नॉन स्टॉप देखेंगे सभी प्रश्नों को। देखो यहाँ पे दिया है, अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। और आप यहाँ पे क्या बताएंगे सही जवाब, तो याद रखना 11 टोटल जीते हैं, 11। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से जीते हैं, भाई कौन कौन से जीते हैं। तो याद रखना 4 तो जीते हैं स्वर्ण पदक, ठीक है, 4 तो जीते हैं स्वर्ण पदक। और 2 जीते हैं रजत, 4 2 6 हो गई ये रजत। और 5
5 जो जीते हैं वो कांस्य जीते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। टोटल हो गए आपके 11। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला लगता है। निम्न में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला लगता है। तो इनमें से देखो उज्जैन दे रखा, वाराणसी दे रखा, दिल्ली। तो यहाँ पे देखो क्या क्या नहीं है, इनमें से कोई नहीं है तो हट ही जाएगा। ऑप्शन हटा के भी सॉल्व कर सकते हो। दिल्ली में नहीं लगता। अब वाराणसी उज्जैन बचा है। तो देखो थोड़ा सा अगर आपको याद है तो आप कर ले जाओगे, क्योंकि नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ पर लगता है, उज्जैन में लगता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्रयागराज जिसे इलाहाबाद बोलते हो ना, अब जो नाम है वो है प्रयागराज, वो पहले भी यही था, पुराना नाम भी यही था। तो प्रयागराज में लगता है, और हरिद्वार में लगता है, और नासिक में लगता है। सॉरी। तो यहाँ पे ये याद रखना। और उज्जैन जो है एक कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो आपका वो है प्रयागराज है, ये त्रिवेणी मतलब संगम पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। हरिद्वार जो है ये गंगा के किनारे स्थित है, और नासिक जो है ये गोदावरी के किनारे स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, मैंने आपको बताया था। गंगा भी कहते हैं, दूसरी गंगा, तो ये भी दक्षिण भारत की गंगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है, और देखो मुझे बताना था कि जो कुंभ मेला है ना वो 12 वर्ष के बाद लगता है, ये भी याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना 3 बार किया गया है। और इमरजेंसी कितनी बार लगी है देश में, तो याद रखना 3 बार लगी है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है और किस पे प्रयोग किया गया था, बताओ। पहले तो प्रश्न का जवाब करिएगा कि आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। तो ये मेंडल को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, तो इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और नोबेल पुरस्कार से आपको ये तो पता ही होगा कि कब स्टार्ट हुआ था, तो बताओ कब स्टार्ट हुआ था। तो ये क्या 1901 में स्टार्ट हुआ था ना, तो ये भी याद रखना। और देखो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ये भी आप याद रखना। और सबसे पहले जो प्रयोग है वो मटर के पौधे पे किया था, है ना, मटर पे किया था। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यार फ़ोन अच्छा है तो कितना अच्छा, इस पर जब लिखता हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे लगता है कि हाँ, जो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिख रहा है ये। देखो यहाँ पे दिया है, किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो जो थॉमस कप है ना, ये तो बैडमिंटन में दिया जाता है। और क्रिकेट में याद रखना, क्रिकेट में ज़्यादातर दिलीप ट्रॉफी पूछता है। क्या, दिलीप ट्रॉफी पूछता है। तो दिलीप ट्रॉफी आप याद रखना, क्रिकेट से दिया जाता है। और आगा खां कप पूछता है, जो कि हॉकी से दिया जाता है। आगा खां जो कप है वो भी पूछता है। तो आगा खां जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। और हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी याद रखना। और हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है, तो याद रखना मेजर ध्यानचंद जी को बोला जाता है। और मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। तो ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, महाभाष्य किसकी कृति है। महाभाष्य पूछी गई है कि किसकी कृति है। तो ये देखो आपसे पुस्तकें और कृतियाँ पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए पतंजलि, जो कि ऑप्शन ए दिया गया है। पतंजलि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और विष्णु शर्मा जी अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप बताओ, नहीं तो मैं आपको बताऊं। इन्होंने हितोपदेश नामक पुस्तक लिखी थी ना। और महात्मा गांधी जी की तो आप माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ और मेरे सपनों का भारत और हिंद स्वराज, ये सब याद रखना। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, एक वर्णांध व्यक्ति को किस रंग की पहचान नहीं होती है, जिसे शायद बोलते हैं क्या, कलर विजन बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, कलर विजन। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको मतलब अपोजिट दिखने लगता है, ऐसे समझिएगा। आपको देखो जब लाल होगा तो लाल नहीं दिखेगा, तो हरा दिखेगा, हरा होगा तो लाल दिखेगा, तो उनका लाइसेंस भी नहीं मिलता है। ऐसे जो लोग होते हैं इनका, मुझे ऐसे पता है, जब मैं आर्मी भर्ती देखने जाता था तो वहाँ पे जब मेडिकल होता था तो कलर विजन के लिए एक डायरी जैसी पुस्तक होती थी, उसमें कलर में लिखा होता था डॉट डॉट में,
ठीक है, उसमें बताना होता था कि 5 लिखें कि 6 लिखें, जैसे खोलते थे जैसे होता था वो नहीं बता पाएगा, वो बता ही नहीं पाएगा, जैसे नहीं होगा बता देता है। तो ये आप ध्यान रखना। और इन लोगों का लाइसेंस भी नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइट होगी नहीं, ग्रीन दिखेगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, भारतीय नौसेना के लिए 2 उन्नत त्रिपुट श्रेणी के जहाज किसने बनाए हैं। ये देखो करंट का क्वेश्चन है आपका, और ये आपको पता होना चाहिए, और ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो याद रखना, ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाए हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये समुद्र में पता है कब उतारे गए हैं, तो वो भी याद रखना, 24 जुलाई 2024। कब? 24 जुलाई 2024। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला था टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नहीं तो देखना कमेंट बॉक्स में किसी ने टेलीग्राम के लिए बोला होगा, किसी न किसी क्लास में, वहाँ पे मैंने उन्हें रिप्लाई में टेलीग्राम का लिंक शेयर किया होगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे दिया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, जिसे अब शायद VHU भी बोलते हो ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, VHU। तो VHU जो है वो पूछा जा रहा है आपसे। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कहाँ पर है। तो ये वाराणसी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे। उत्तर प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना सरोजनी नायडू, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और ये कब से कब तक रही, तो ये याद रखना कि ये 1947 से 1949 तक। देखो कई बार क्या होता है, कई चीज़ें दिमाग से उतर जाती हैं, क्योंकि मैं भी क्या करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं रिवीजन कर लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे याद हो जाता है। मुझे याद हो जाता है, कुछ भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन कुछ मुझे याद रहता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, फिर एक्सप्लेन भी करता हूँ। अब आप इसको जब सुन रहे हो ना, इसे लिखो एक बार, और फिर एक बार रिवीजन करो, और फिर किसी को पकड़ा दो, घर में कोई छोटा हो, भाई बहन हो, पकड़ा दो किताब कॉपी जिस पे आपने लिख रखा है, और बोलो कि मुझसे सुनो, ठीक है। वो क्वेश्चन बोलेगा, आप आंसर बताएंगे, देखो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न पे चलते हैं, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो अयोध्या का जो प्राचीन नाम था वो था साकेत। साकेत, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो पेरियार जो है ये केरल में है, मतलब कि इडुक्की, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में मधुमलाई है, मधुमलाई जो है ये कहाँ पर पड़ता है, नीलगिरी में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो शिमोग में है। शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है, शिमोग में। और ये शिमोग कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है कर्नाटक में, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो ये चीज़ें ना नोट कर लिया करो यार, और अगर कभी मुझसे कोई गलती हो जाती है क्लास के अंदर बताने में, तो उसके लिए मुझे क्या करेंगे, आप बता दिया करें कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है कि सांबर पुष्कर नक्की झीलें अवस्थित हैं। सांबर पुष्कर नक्की झीलें अवस्थित हैं, तो कहाँ पर हैं आपको यहाँ पे ये बताना है। तो याद रखना ये तीनों झीलें, देखो झीलों से भी पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी झीलें बताओ। आंध्र प्रदेश में देखो एक तो कोलेरू है, कौन सी है, कोलेरू है, तो कोलेरू जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और दूसरा याद रखना पुलिकट है, कौन सी, पुलिकट है, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो मेरे पास पेन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने की, तो इसी तरीके से यार समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन आपको कोशिश करना है। देखो यहाँ पे दिया है मणिपुर। मणिपुर में याद रखना जो ज़्यादातर लोकटक पूछी जाती है, कौन सी, लोकटक जो है आपसे पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। तो हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए चिकित्सा ई वीज़ा की सुविधा की घोषणा की है। तो ये देखो करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए आप इसे सही से देखना है और करना है। बांग्लादेश, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेपाल के लिए तो कौन सा वीज़ा लगता है। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, तुंगभद्रा परियोजना स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। याद रखना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों में है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और नदी भी कौन सी है, तो वो भी याद रखना, वो कौन सी है बताओ।
तुंगभद्रा ही है, तुंगभद्रा नदी पर है। मैं यहाँ पे ला बना रहा हूँ ताका, क्या मेरा दिमाग आज काम नहीं कर रहा है सही से, माफ़ी चाहता हूँ। देखो तुंगभद्रा नदी पर है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारे लिए अगला क्या है। लेकिन उससे पहले रुकिएगा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे बिहार दे रखा है, राजस्थान दे रखा है। तो बिहार में सोन परियोजना है। देखो प्रश्न का जवाब तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राजस्थान में नहीं, बिहार में सोन है ना, तो सोन परियोजना जो है वो बिहार में है। वही तो मैं सोच रहा था कि मैंने इसके साथ में कुछ और भी पढ़ा था। तो सोन परियोजना जो है ये सोन नदी पर बिहार में है। और तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी पर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यही मुझसे गलती हो रही थी। और देखो राजस्थान में याद रखना जवाहर सागर परियोजना है। जवाहर सागर परियोजना जो है ये राजस्थान में है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। तो ये आप याद रखना। और देखो आंध्र प्रदेश यहाँ पे दे रखा, आंध्र प्रदेश से एक और आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन परियोजना। नागार्जुन परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में है और ये कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी पर है। तो ये आप याद रखेंगे। वही मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैंने बहुत कुछ यार सोचा था बताने के लिए, लेकिन मैं क्या भूल रहा हूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। देखो यहाँ पे दिया गया है डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन सी। और देखो ब्रह्मपुत्र के किनारे एक गुवाहाटी और है। गुवाहाटी जो है ये भी आप याद रखना, ये आपसे पूछी जा सकती है। डिब्रूगढ़ वो भी आप याद रखना। झेलम के किनारे आप याद रखना, झेलम के किनारे कौन सा शहर बसाया गया था, श्रीनगर। श्रीनगर। और ये श्रीनगर जो है ये किसने बसाया था बताओ। श्रीनगर जो है ये अशोक ने बसाया था। अशोक, सम्राट अशोक को तो जानते हो ना, तो उन्हीं ने ये बसाया था। गोमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है बताओ, गोमती नदी के किनारे। तो याद रखना वो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और आपको देखो और पता होना चाहिए, एक जो कोलकाता है, कोलकाता, कोलकाता भी पूछा जाता है। तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और देखो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये भी देखो दोस्त याद रखना। और हरिद्वार जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी आपको याद करके जाने हैं दोस्त, क्योंकि हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रेलवे के मुख्यालय जरूर याद करके जाना मेरे भाई, आपसे पूछे जाएंगे। उत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। कहाँ है, नई दिल्ली। चर्च गेट मतलब कि मुंबई, मुंबई चर्च गेट जो है वो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। कौन सी, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। तो ये भी आप याद रखना। चेन्नई जो है ये बताओ, चेन्नई, चेन्नई जो है वो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय जो है वो चेन्नई है। तो यहाँ पे कौन सा बचा है देखो, उत्तर हो गया और ये पश्चिम हो गया, दक्षिण हो गया, मतलब कि पूर्व रेलवे बचा है। और पूर्व रेलवे का किसी पता है, पता है तो बताओ यार। पूर्व रेलवे का जो है वो है कोलकाता। क्या है, कोलकाता। अब मुझे उम्मीद है कि आप गाड़ी किनारे लगा ले जाएंगे और हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कितनी अच्छी लाइन लिखी है यार, कि लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्त, बढ़िया से मेहनत करनी है। और एक बार यार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए यार प्लीज़ यार एक बार लाइक वाला बटन यार दबा दीजिएगा। जितने भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं और जो भी नए जुड़े हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें। कमेंट बॉक्स में अपना सिर्फ नाम लिख के सेंड कर दें और वो कहाँ से हैं ज़रूर बताएं। और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त। देखो यहाँ पे दिया गया है जस्ता उत्पादन में प्रमुख राज्य है। तो जस्ता उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना राजस्थान, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब राजस्थान हो जाएगा। और देखो यहाँ पे शीशे के लिए और प्रसिद्ध है, किसके लिए, शीशे के लिए। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, ठीक है। और छत्तीसगढ़ बताओ, क्या छत्तीसगढ़ आपको पता है, छत्तीसगढ़ टिन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, टिन। तो ये भी आप याद रखना। और देखो टिन के लिए छत्तीसगढ़ तो है ही, साथ में उड़ीसा भी है। कौन, उड़ीसा भी है। तो उड़ीसा भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, झारखंड बच रहा है। झारखंड बताओ, झारखंड तावा के लिए है। किसके लिए, तांबा के लिए, माफ़ी चाहते हैं, तावा के लिए झारखंड प्रसिद्ध है। और तावा के लिए मध्य प्रदेश भी है। क्या, मध्य प्रदेश भी है। और तावा के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान भी है।
RJ फिर लिख दीजिएगा। और राजस्थान भी प्रसिद्ध है। तो इन सभी को यार नोट कर लिया करो, और अगर लगता है तो बैक कर लिया करो, क्लास को रिवर्स कर लिया करो, फिर देख लिया करो। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में स्थान है। भारत का बॉक्साइट उत्पादन में विश्व में स्थान है। तो अभी तक कितना था, छठा था ना, तो अब यहाँ पे पांचवा आ गया है। फिर याद रखो ऑप्शन सी सही जवाब। और देखो मैं आपको बताऊँ जो प्रथम है ना, फर्स्ट कौन है, प्रथम कौन है बताओ, वो है ऑस्ट्रेलिया। कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से चुना गया है, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से चुना गया है, तो वो नीता अंबानी जी को चुना गया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो ये करंट का था, वो आप याद रखना, नीता अंबानी जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में फिर से चुना गया है। झूम है, एक पूछा जाता है कयक है क्या, ऐसे करके लिखा होता है ना, कयक है। तो कयक क्या होता है, कयक एक नाव होती है ना, ये देखो ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, मैं बता रहा हूँ आपको। और झूम क्या है, ये एक प्रकार की कृषि का रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। निम्न में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है, निम्न में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है। देखो इस तरीके के प्रश्न आपसे क्या नहीं पूछे जाएंगे भाई, ये जरूर पूछे जाएंगे इस टाइप के। तो आप क्या बताएंगे, सीधा धान बताएंगे, जो कि ऑप्शन सी मतलब चावल, धान। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मसाले का बागान कहा जाने वाला राज्य है, मसाले का बागान। तो मसालों का जो बागान कहे जाने वाला राज्य है वो है केरल। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी भी पूछा जाता है, तो वो भी आप याद रखना कहाँ है, उत्तराखंड में। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया, ये पूछा जाएगा। तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना ये 1853 में किया गया था। कब, 1853 मतलब कि 16 अप्रैल 1853। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। उस टाइम में कौन था यहाँ पे, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। कब, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड क्यों, यहाँ पे सीधा लिखो, अरे डलहौजी का नाम भी मेरे हाथों से नहीं लिखा जा रहा है, चलो ऐसे कर दो, डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, याद रखना। और देखो जो रेल चली थी ना मुंबई से थाड़े के बीच में, जो मुंबई से थाड़े के बीच में रेल चली थी ना, वो कितने किलोमीटर चली थी, तो वो भी याद रखना 34 किलोमीटर चली थी। कितनी, 34 किलोमीटर। और ये 16 अप्रैल 1853 याद रखना है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया है मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है, मैत्री। तो मैत्री किसके बीच में चलती है बताओ, तो ये चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। और ये स्टार्ट कब हुई थी, तो याद रखना 14 अप्रैल 2008। कब हुई थी, 14 अप्रैल 2008 को ये शुरू हुई थी। तो ये भी याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये शायद एक तो आपकी थार चलती है और दूसरी आपकी कौन सी चलती है, समझौता एक्सप्रेस। तो यहाँ पे थार और समझौता जो है ये पाकिस्तान जाती हैं, और चीन तो हमें जाना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना बहुत है। तो यहाँ पे दिया है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है। तो देखो यहाँ पे बहुत देर से सीरियस बस चल रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ा हंस भी लिया करो जी। देखो यहाँ पे दिया है केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है। करंट का क्वेश्चन है भाई, ऐसे ही क्वेश्चन तो करंट मारेंगे, हमें पता ही नहीं होगा। तो यहाँ पे याद रखना 6 करोड़ 22 लाख, ठीक है, 6 करोड़ 22 लाख रुपए, यहाँ पे मतलब 6.2 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेल कब चली थी। हावड़ा से हुगली के मध्य, मुंबई से थाड़े के मध्य तो पता था, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेल कब चली थी। तो यहाँ पे क्या बताओगे, तो याद रखना 16 अगस्त 1854। 16 अगस्त 1854, 16 अगस्त 1854 यहाँ पे दिया ही नहीं है, यहाँ पे 15 अगस्त 1854 दिया है। तो हो सकता है भाई यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया हो, 15 अगस्त 1854। और इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक ज़रूर कर लेना यार, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और क्योंकि मैंने देखा था शायद 16 अगस्त 1854 था, लेकिन यहाँ पे 15 अगस्त 1854 टाइप किया है। तो हो सकता है कि मैंने इसे जब रीचेक किया हो तो
यहाँ पे कोई मिस्टेक निकला हो तो इसलिए कर दिया हो, लेकिन आप भी एक बार देख लेना। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है, तो याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है रेल परिवहन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पे। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। HW, मेरे जो भी भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे वो सीधा लिखेंगे 46 आंसर ANS, और बस जो भी हो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और कल आपका कमेंट आपको क्लास जो स्टार्ट होगी मंडे को उसमें आपको सबसे पहले लगा हुआ मिलेगा। देखो यहाँ पे दिया है मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंध है, तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो केंद्र सरकार ने क्यों चलाया था, टीकाकरण के लिए। तो यहाँ पे याद रखना ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, टीकाकरण। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो है 71%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी दोस्त सफ़र जारी है। तो यहाँ पे दिया गया है विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना वो है सुपीरियर झील, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट जवाब। तो और देखो यहाँ पे जो नील है ये सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है ना वो कितनी है, 6,650 मीटर। हाँ शायद यही थी ना, 6,650 किलोमीटर। देखो मुझे कभी कभी ना मैं भूल जाता हूँ। देखो 6,650 किलोमीटर, शायद मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और भारत की जो सबसे मीठे पानी की झील है, ताज़ा पानी, वो बुलर झील है। और ये बुलर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाल मिर्च की तेजा किस्म भारत में किस राज्य में पाई जाती है। लाल मिर्च की तेजा किस्म भारत में किस राज्य में पाई जाती है। ये देखो, ये आप भैया ऐसा ही वालों लास्ट आपके लिए सरप्राइज है, आप इसे नोट करिएगा, ये तेलंगाना में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखो जाते जाते मैं एक बार आपको बोल दूं कि आप लोग क्लास को देखो क्लास से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ यार एक बार यार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यार प्लीज़ भाई इस क्लास को यार वायरल करा दो, थोड़ा सा यार शेयर कर दो। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।